गरीब सास बहू का लकड़ी का छाता। सोनपुर गांव में गरीब सास बहू गोपी और गुंजा रहा करती थी। गोपी का बेटा दामोदर एक लकड़हारा था। घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। एक रोज जब वह कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा था, उसी बीच उसका हाथ धारदार कुल्हाड़ी का कौर हो जाता है और उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है। हाथ चले जाने के गम में दामोदर को गहरा आघात पहुंचता है और वह इस कदर सदमे में समाता है कि वह लकवे का रोगी बन जाता है। जब से दामोदर की दशा बिगड़ी है, घर की जरूरत छिन्न भिन्न हो गई है। माँ जी, अब तो रसोई के खाते भी खाली हो चुके हैं। ऐसे में दाना पानी खरीदने को हाथ में एक खोटा सिक्का भी नहीं। घर का चूल्हा उदास पड़ा है। बिना पैसे के हम क्या पकाएंगे और क्या खाएंगे, समझ नहीं आ रहा। फिर बूढ़ी गोपी की नजर दरवाजे के ओट के पास रखी कुल्हाड़ी पर जाती है। बहू, एक विकल्प है। क्यों ना हम सास बहू खुद जंगल से लकड़ियां काट कर उनकी टोकरी बनाकर बेचें। इससे घर का चूल्हा तो उदास नहीं पड़ेगा। हाँ माँ जी, चलिए। गरीब सास बहू आंखों में आंसू और हाथों में कुल्हाड़ी लेकर जंगल से लकड़ियां काटकर उनकी गठरी लिए घर आती हैं। माँ जी, इन लकड़ियों से करना क्या है? बस तुझे मेरी देखा देखी लकड़ी के टोकरी बर्तन की बनावट करनी है। गरीब सास बहू भूख मार कर मेहनत करती हुई लकड़ी की टोकरी बनाती हैं और फिर चल बहू, इन्हें बेचने चलते हैं। माँ जी, आप इनके संग रहिए, मैं जाती हूँ। ईश्वर पर आस लगाकर बेबस बहू लकड़ी के सामान से भरी टोकरी माथे पर लादे उन्हें बेचने निकल जाती है। लकड़ी की टोकरी ले लो, मजबूत टिकाऊ पटरा ले लो। इक्के दुक्के ग्राहक अपनी क्षमता के अनुसार सामान खरीद कर बदले में उस लाचार बहू को उसके लकड़ी के सामान का दाम दे देते हैं, जिससे कई रोज बाद गरीब सास बहू के घर का चूल्हा जलता है। समय बीतता है। कुछ दिनों के अंतराल के बाद सोहनपुर गांव में कड़ाके की सर्दी पड़ने लगती है, जिसके साथ भीषण बर्फबारी भी शुरू हो जाती है। तभी एक सरकारी गाड़ी पूरे गांव में घूम घूम कर एक अनाउंसमेंट करती है। सुनिए सुनिए सुनिए, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ेगी, जिसका सीधा असर सोहनपुर गांव में होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने अपने घरों में ही रहें। ये सुनकर गरीब सास बहू का मुंह फीका पड़ जाता है और गोपी कहती है, हे भगवान, आखिर तू हम गरीब सास बहू से किस जन्म का बदला निकाल रहा है? पहले मेरे बेटे को अपंग कर दिया, अब जैसे तैसे हम सास बहू गुजारा भत्ता चला रही थी, वो आसार भी तूने हमसे छीन लिया। माँ जी, हम सास बहू तो सर्दियों के मौसम के बंदिश में बंध गई। धीरज धर बहू, क्या पता एक आधे दिन में ये बर्फबारी थम जाए। दोनों सास बहू आस लगाए बर्फबारी के बंद होने की बाट जोती हैं। इस बीच एक सप्ताह बीत जाता है। माँ जी, एक सप्ताह हो चला है, बावजूद इसके बर्फबारी थमने की जगह बढ़ती जा रही है। ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर गोपी गहरे सोच में पड़ जाती है। तभी उसकी आंखों में उम्मीद की एक लौ जल उठती है। बहू, एक तरकीब है जिससे ये बर्फबारी भी हम सास बहू के बुलंद हौसले से हार सकेगी और ठंड में हमारा काम ठप भी नहीं पड़ेगा। वो क्या है माँ जी? देख बहू, जब से नए दौर में स्टील पीतल के बर्तन बनने लगे हैं, लकड़ी के बर्तन टोकरी कोई नहीं पूछता। क्यों ना हम लकड़ी का छाता बनाएं? इस सर्दी के मौसम में सुनहरा मौका और दस्तूर दोनों है। आज के सभ्य मानव कुछ नया देखना चाहते हैं। क्या पता हमारा लकड़ी का छाता ही हम सास बहू की गरीबी के बंधन तोड़ डाले। दोनों सास बहू पूरे मशक्कत से लकड़ी का छाता बनाने में जुट जाती हैं। सुबह से सांझ तक वह 10 छाते बनाती हैं। देख बहू, हम गरीब सास बहू ने कितना लाजवाब लकड़ी का छाता गढ़ा है। हाँ माँ जी, सचमुच ये बेहद आकर्षक है। अगले दिन गुंजा एक लकड़ी का छाते से खुद को बर्फबारी से बचाव करते बाकी छाते को लेकर उन्हें बेचने गांव बाजार हाट निकल पड़ती है। छाता ले लो, छाता, लकड़ी का छाता ले लो। आ गया है लकड़ी का लाजवाब छाता, सस्ते शुल्क पर ये बचाए सर्दी बरसात और बर्फबारी से। कितनी देर हो गई मगर अब तक एक भी लकड़ी के छाते की बोहनी नहीं हुई। गुंजा अपने लकड़ी के छाते लेकर एक बस स्टैंड पर आती है, जहां खड़े लोग बर्फबारी में भीगते हुए कोहरे की कहर के साथ ही हवाओं के बीच खड़े थे। तभी गरीब बहू गुंजा कहती है, लकड़ी छाता ले लो, संगौन लकड़ी का छाता, छाता ले लो बाबूजी। लकड़ी का छाता क्या दाम है? सिर्फ 100 रुपए बाबूजी। सिर्फ 100 रुपए?
छाता दे दो। वह युवक झटपट से लकड़ी के छाते की ओट में छुपकर बर्फबारी को मात दे जाता है। ये देख स्टैंड पर खड़े बर्फबारी से जूझते बाकी लोग भी लकड़ी के छाते की ओर लुभावने होकर गरीब बहू के बाकी छाते खरीदकर बदले में उसे पैसे दे देते हैं। अरे वाह, माँ जी का कथन तो एकदम खरा सच्चा साबित हुआ। पहले ही दिन लकड़ी के छाते से पूरे 1000 रुपए की बिक्री हुई है। ये जानकर माँ जी भी बेहद खुश होंगी। थोड़ी ही देर में गुंजा खुश मन से घर आती है। अरे गुंजा बहू, बड़ी जल्दी घर में डग धर दिए। माँ जी छुच्छे हाथ रुक कर करती क्या? सारे लकड़ी के छाते तो मिनटों में बिक गए। अब हमें और ज्यादा लकड़ी के छाते बनाने होंगे। अभी सांझ की बेला बीतने में कुछ समय बाकी है। मैं लकड़ियाँ काट कर लाती हूँ। ठीक है बहू, मगर ये लकड़ी का छाता तू अपने साथ ले जा, बाहर अभी भी बर्फबारी है। थोड़ी देर में गुंजा जंगल पहुंच जाती है और खूब सारी लकड़ियां काट कर उसकी गठरी लिए घर आती है और देर रात तक लकड़ी की बारीक छीलन से छाते की बनावट और बांस के डंडे से छाते के बीच आवरण बनाती है। बहू, कल के लिए बहुतायत लकड़ी के छाते बन गए। अब सो जा, देख तेरी आंखें ऊँघ रही हैं। आप भी सो जाइए माँ जी। अगली सुबह गुंजा एक बार फिर लकड़ी के सभी छाते लिए बेचने निकल पड़ती है। आज मुझे अपने छाते बेचने के लिए नए गांव और नई जगह जाना होगा। कुछ ही देर में गरीब बहू अपने गांव से कोसों दूर डुमराव गांव में आती है, जहां बर्फबारी बरसात की फुहार के जैसे बरस रही थी। उसी बीच बच्चे स्कूल जा रहे थे। ये बर्फबारी की बूंद तो बारिश बनकर बच्चों को भिगो रही है। इनके पास छाता तक नहीं है। गरीब बहू उन बच्चों के पीछे पीछे स्कूल आ पहुंचती है। अरे बच्चों, जरा ठहरो, लकड़ी का छाता तुम रख लो। ये तुम्हें इस जाड़े की बर्फबारी और सावन भादों की बरसात दोनों से बचाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। लकड़ी का छाता लेकर बच्चे स्कूल में अंदर चले जाते हैं। तभी अंग्रेजन जिनी वहाँ आती है। ग्रेट वर्क, तुम्हारा नाम क्या है? ये तो कोई विलायती मेम साहब है। मैं गुंजा हूँ, पास के गांव में रहती हूँ। तुम्हारा लकड़ी का छाता बहुत लाजवाब है। I like it। मैं इस स्कूल का दौरा करने आई थी। ये मौसम का हाल बहुत बुरा है। कभी बर्फबारी होती है तो अगले ही पल बरसात। इसलिए मैं इस गांव और आसपास में सभी गांव के स्कूल जाने वाले बच्चों की अम्ब्रेला मतलब छाता बांटना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे लिए लकड़ी के छाते बनाओगी? क्यों नहीं गोरी मेम साहब। ये लो 1 लाख रुपए लकड़ी के छाते बनाने के लिए। पैसे लेकर बहू अपने घर आ जाती है और अपनी सास को सब बताती है। अरे वाह बहू, ये तो सुनहरी खबर है। शायद ईश्वर ने उस गोरी मेम के जरिए हम गरीब सास बहू की बिगड़ी संवारने का मौका दिया है। गरीब सास बहू पूरे मशक्कत और सच्ची लगन से लकड़ी के छाते बनाती चली जाती हैं और ऑर्डर पूरा हो जाने के बाद वह छाता जिनी को दे देती है। जिनी गांव के सभी स्कूल पढ़ने वाले बच्चों को लकड़ी का छाता देती है। लकड़ी के छाते की लाजवाब कारीगरी के चलते सास बहू हर एक गाँव देहात की सुर्खियों में छा जाती हैं। वह मिले हुए पैसों से अपने घर की मरम्मत करने के बाद बाकी पैसे से बाजार में लकड़ी के छाते की दुकान खोल लेती हैं। इस तरह सास बहू अपने दृढ़ निश्चय से गरीबी को मात दे जाती हैं और पूरे गांव में अपने लकड़ी के छाते के लिए प्रख्यात हो जाती हैं। साथियों, छोटे छोटे कदम कब बड़ी सफलता का गढ़ बन जाएं, कोई नहीं जानता। बबली, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा कि हम दोनों बहनों के ब्यूटी पार्लर में इतनी बड़ी हस्ती अपना मेकओवर कराने आ रही है। ब्यूटी, हम बहनें यही तो चाहती थी कि हमारा ब्यूटी पार्लर सिर्फ शोभेपुर गांव में ही नहीं बल्कि शहर में भी शुमार हो। आज हमारा सपना साकार होने जा रहा है। बबली और ब्यूटी दोनों बहनें थीं। शोभेपुर गांव में उनका एक बड़ा ब्यूटी पार्लर था। दोनों बहनें बातें ही कर रही थीं कि एक लंबी चौड़ी गाड़ी उनके ब्यूटी पार्लर के बाहर आकर रुकती है, जिसके अंदर से एक रईस औरत जिसका नाम माया था उनके ब्यूटी पार्लर में दस्तक देती है। हम बहनों के ब्यूटी पार्लर में आपका तहे दिल से स्वागत है माया मैडम। थैंक यू ब्यूटी एंड बबली। तुम दोनों के पास सिर्फ 1 घंटा है। आज माया के लिए मुख्य दिन है। आज मेरा स्टेज शो है, इसलिए अच्छा सा मेकअप करना। माया मैडम, अगर आप ड्रेस दिखा देती तो मेकअप में मदद मिल जाती। मगर मेरी कपड़ों से मेकअप का क्या लेना देना है? मैडम, कपड़ों से काया पलट, मेरा मतलब मेकअप पर बड़ा जोर पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर कोई साड़ी पहन रहा है तो उसका मेकअप सभ्य सिंपल ही शोभा देता है। अगर किसी दुल्हन का साज श्रृंगार हो तो उसका हैवी मेकअप शोभा देता है विद गोल्डन आई शैडो। ये देखा, मुझे आज शाम के स्टेज शो में ये स्लीवलेस वाइन कलर का गाउन पहनना है। मुख्य तौर से आपके मेकअप में आपके स्मोकी आई मेकअप पर जोर देना होगा। ब्यूटी, तुम इनके बाल बना दो,
मेकअप मैं करती हूँ। दोनों बहनें माया का मेकअप करने लगती हैं। कुछ देर बाद मैडम, आपका मेकअप पूरा हो गया। शीशे में अपनी सूरत देखकर माया बेहद खुश होती है। वाओ, क्या लुक दिया है तुम दोनों ने। सचमुच आज से पहले माया का मेकअप किसी ने इतनी बेहतर तरीके से नहीं किया। 15 मिनट में इतना प्यारा मेकअप, आउटस्टैंडिंग। जब तुम दोनों बहनें इतना अच्छा मेकअप करना जानती हो तो इस गांव बाजार के बजाय शहर में ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं खोलती? वहां तुम इसे बढ़ चढ़कर प्रसिद्धि प्राप्त कर सकती हो। तुम्हारा मेकअप शहर के बड़े मेकअप मैन को भी मात दे सकता है। वैसे इतना अच्छा मेकअप तुमने सीखा कहाँ से? गरीबी से। इस ब्यूटी पार्लर के पीछे हम दोनों बहनों की घनघोर गरीबी छिपी है। 2 बरस पहले की बात है। क्या बात है बाबूजी, आज आप बड़े परेशान हैं? सोच रहा हूँ कि कल सवेरे ये घर हमसे छिन जाएगा। तेरा किसान पिता कर्जदार हो गया है। अब तेरे बेबस बाप के पास उतने पैसे भी नहीं कि कर्ज उतार सके। पिताजी, हिम्मत मत छोड़िए, आपकी दोनों बेटी आपके साथ हैं। बेटियों की बात से बैजू कुछ घड़ी के लिए शांत हो जाता है, मगर देर रात तक बेबस बाप शोक के समंदर में डूबा रहता है। सवेरे उसके जीवन की नैया डूब जाती है। पिताजी उठिए। ब्यूटी, बाबूजी कुछ कह नहीं रहे। बाबूजी हमें छोड़ गए बबली। पिता के चले जाने से दोनों बेटियां बिखर जाती हैं। उसी बीच साहूकार की पत्नी रमीला उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। रमीला काकी, कहिए कैसे आना हुआ? जल्दी से दोनों अपनी गठरिया बांधकर घर से बाहर निकल जाओ। तुम्हारे बाप ने मेरा कर्जा खाया है, ये घर मेरा है। काकी, हम बहनों को बेघर ना करिए। एक तो बाबूजी चल बसे, बस हमें थोड़ी मोहलत दीजिए, आपके पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, अगर 1 महीने के भीतर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो अपना हिसाब लगा लेना। हाँ। रमीला के जाते ही बबली कहती है, ब्यूटी, हम दोनों बहनें खुद ही दाने दाने पर मोहताज हो गई हैं। अरे इसका पैसा कैसे चुकता करेंगे? बबली, अब हमारे हाथों का हुनर ही हमें कर्जदार के चंगुलों से छुड़ाएगा। हम दोनों बहनों ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है। हमारे गांव में दूर दराज तक एक भी ब्यूटी पार्लर नहीं, और फिर सजना संवरना किस औरत को पसंद नहीं। हम दोनों गांव की औरतों से शुरुआत करते हैं और कुछ पैसे बटोर कर ब्यूटी पार्लर खोल लेंगे। चलो सभी औरतों को बता देते हैं। दोनों बहनें घर घर जाकर सभी औरतों को अपनी ब्यूटी पार्लर की कलाकारी के बारे में बताकर आती हैं। अगले दिन चंदा उनके घर आकर कहती है, अरे ब्यूटी बबली, कहाँ हो दोनों बहनें? चंदा चाची, हम दोनों यहाँ हैं। जरा जल्दी से मेरा चेहरा चमका दो, वो क्या है ना, आज ब्याह में जाना है। चिंता मत कीजिए, हम दोनों बहनें आपका ऐसा मेकअप करेंगी कि शादी में सबसे सुंदर आप ही की सूरत लगेगी। एक और बबली चंदा का मेकअप करने लगती है तो वहीं ब्यूटी उसके बाल संवारने लगती है। ये देखो चंदा चाची, आपका मेकअप पूरा हो गया है। तुम दोनों बहनों ने तो अपने मेकअप से मेरी काया पलट ही कर दी। ब्यूटी पार्लर का काम बड़ी ही बारीकी से सीखा है तुम दोनों ने। कितने पैसे दूं? चंदा चाची, आप अपनी खुशी से जो भी देना चाहे दे दीजिए। तो फिर ये लो 500 का पत्ता। सप्ताह भर के भीतर ही दोनों बहनों के ब्यूटी पार्लर की कलाकारी का बखान गांव भर में फैल जाता है। औरतें अपना रूप संवारने निखारने की खातिर उनके घर आती, मेकअप करती और पैसे देती। हम दोनों बहनों के हाथों के हुनर से हम बहनों ने मेकअप से इतना मूल्य जोड़ बटोर लिया जिसे हम एक ब्यूटी पार्लर खोल दें। सोचो, अगर गांव में हमारे ब्यूटी पार्लर के काम में इतनी कमाई हो सकती तो अगर हम यही ब्यूटी पार्लर बीच बाजार में खुल जाए तो अलग अलग गांव की औरतें भी वहां आकर मेकअप करवा सकती हैं। किए गए मेकअप से कमाया मूल्य से वो ब्यूटी और बबली नाम से एक पार्लर की ओपनिंग करती हैं। वो आने वाली पहली युवती सरपंच की बेटी रोशनी थी। रोशनी, तुम हमारे पार्लर में? वो मुझे अपनी शादी की प्री ब्राइडल लुक की फोटोग्राफी और ब्याह के दिन ब्राइडल मेकअप करना है। तुम दोनों बहनों से बेहतर कोई और कहाँ मेकअप करना जानता है। रोशनी, प्री ब्राइडल और शादी के दिन वाले ब्राइडल के लिए हम दोनों बहनें 25,000 रुपए लेंगी। उसमें तुम्हें एक पैकेज मिलेगा जिसमें थ्रेड, ब्लीच, हेयर वॉश, फेशियल, वैक्स इत्यादि शामिल होगा और मेकअप में फुल ब्राइडल बॉडी पॉलिश प्लस मेकअप होगा। अरे ये तो सुनहरा ऑफर है, चलो फिर मुझे सजाना शुरू कर दो।
दोनों बहनें रोशनी का मेकओवर करती हैं, जिससे उन्हें बड़ी बेहतर कमाई हाथ लगती है। सचमुच तुम दोनों बहनों के ब्यूटी पार्लर की मुख्य तौर से मेकअप की बारीकियां ही हैं, जो औरतों के बीच सुर्खियां बटोर रही हैं। ऐसे ही दिन सप्ताह और सप्ताह महीने के मंजर में बदलता जाता है। दोनों बहनों का ब्यूटी पार्लर उन्हें फर्श से अर्श पर पहुंचा देता है। ब्यूटी हम दोनों बहनों के ब्यूटी पार्लर के बलबूते हम बहनें कर्जे से उबर चुके हैं। आज हम दोनों बहनें जो कुछ भी हैं अपने ब्यूटी पार्लर की बदौलत ही हैं। हमारा ब्यूटी पार्लर अब हर एक गांव में अपनी छवि छाप छोड़ चुका है। हमें वर्कर की जरूरत है, क्यों ना हम अपने गांव की बेबस बेसहारा औरतों को अपने ब्यूटी पार्लर में ही रोजगार दें, जिससे वह कमाई के साथ साथ हाथों की कलाकारी भी सीख जाएंगी। हाँ, ये सोच बेहतर है। दोनों बहनें अपने गांव की बेसहारा औरतों को अपने ब्यूटी पार्लर में काम देती हैं, जिससे गांव उनकी खूब सराहना करता है। इस तरह हम दोनों बहनों ने अपने ब्यूटी पार्लर के बलबूते घनघोर गरीबी को अपने मेकअप की कला से मात दी। वाकई तुम दोनों बहनों का बुलंद हौसला सराहनीय है। देखना वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे मेकअप का मुकाबला बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट के लिए करना मुश्किल हो जाएगा। ये लो मेकअप के पैसे। माया दोनों बहनों के मेकअप और उनके ब्यूटी पार्लर का खूब बखान करती है और उन्हें मेकअप के पैसे चुकाकर चली जाती है, जिसके बाद अंत में उनके ब्यूटी पार्लर में रमीला दस्तक देती है। ब्यूटी बबली, अंदर आने की इजाजत है? क्यों नहीं रमीला काकी, आइए। मुझे तो लगा मैंने उस रोज तुम दोनों बहनों के साथ बुरा बर्ताव किया था, तुम मुझे दरवाजे से ही खदेड़ दोगी। अरे काकी, वो बातें तो हम दोनों बहनों ने कब की बिसार दी। बीती बातों को भूल जाने में ही भलाई है। बिटिया, जरा मेरा सुंदर सा साज श्रृंगार कर दो। दोनों बहनें रमीला का सुंदर मेकअप करती हैं, जिसे देखकर रमीला कहती है, इतना सुंदर श्रृंगार किया है तभी तो सब गांव की औरतें तुम दोनों बहनों की ब्यूटी पार्लर का बखान करते हुए नहीं थकती। इसी के साथ बबली और ब्यूटी बहनों के ब्यूटी पार्लर की ये कहानी यहीं खत्म होती है। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। उस समय गांव के सभी लोग अपने घरों में दिन भर की मेहनत करके आराम से सो रहे थे, लेकिन एक छोटी सी झोपड़ी की लाइट जल रही थी। उस झोपड़ी के अंदर एक ललिता नाम की औरत अपने बेटे राजीव के साथ बैठकर लकड़ी के छाते बना रही थी। बस बेटा, थोड़े से छाते और बनाने हैं। तुम एक काम करो, सो जाओ, कल सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है। नहीं माँ, आप अकेली नहीं कर पाओगी। अगर मैं आपके साथ काम करवा लूंगा तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। नहीं बेटा, मैंने कहा ना, तू सो जा। तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है। थोड़े से छाते बचे हैं, इन्हें मैं अकेले बना लूंगी। अपनी माँ ललिता की बात सुनने के बाद राजीव वहीं अपनी माँ के पास चटाई बिछाकर सो जाता है और बेचारी ललिता रात भर बैठे हुए छाते बनाती रहती है। देखते ही देखते रात के 4 बज जाते हैं। आखिरकार मैंने सारे छाते बना ही लिए। अब कल इन्हें बेचकर अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। कल मैं पैसे बचाकर अपने राजीव के लिए एक नई स्कूल यूनिफॉर्म खरीद लाऊंगी। ऐसा सोचकर ललिता सो जाती है, जिसके बाद सुबह 7 बजे उठकर वो अपने घर के सभी कामों में लग जाती है और अपने बेटे राजीव को स्कूल के लिए तैयार करके भेज देती है। जिसके बाद वो लकड़ी के छाते को लेकर गांव में छाते बेचने के लिए निकल जाती है। छाते ले लो, छाते, लकड़ी के छाते, रंग बिरंगे छाते। अरे ऐसे मजबूत छाते कहीं नहीं मिलेंगे साहब। मैंने खुद अपने हाथों से इन छातों को बनाया है और बहुत ही बारीकी से इनके ऊपर काम किया है, न जंग खाएं न टूट पाए। तभी 2 आदमी छाते वाली को देखकर उससे कहते हैं, अरे कितने के छाते हैं? ये दिखने में तो काफी सुंदर लग रहे हैं। अरे मजबूत भी है या फिर बस ऐसे ही बोल रही हो? अरे साहब, झूठ बोलकर तो मेरा ही नुकसान है। भला मैं अपने हाथों से बने छातों के लिए झूठ क्यों बोलूंगी? अगर आपको थोड़ा सा भी शक है तो दुकान से एक छाता लेकर मेरे छाते की तुलना कीजिए। तभी ओमार एक दुकान से छाता लेकर आता है, जिसके बाद उन दोनों को ये पता चलने में देरी नहीं होती कि कौन सा छाता मजबूत है। अरे तुम्हारे छाते तो वाकई में काफी अच्छे और मजबूत भी हैं। चलो मुझे 2 छाते दे दो। जौहर और ओमार ललिता के हाथों से बने हुए लकड़ी के छाते खरीद लेते हैं, जिसके बाद वो आगे छाते बेचने के लिए निकल जाती है। छाते ले लो, छाते, छोटे बड़े छाते, हाथों से बने हुए लकड़ी के मजबूत छाते। छाते ले लो, छाते। ललिता के छातों की वजह से गांव के सभी छाते वालों की दुकान का एक भी छाता बिक नहीं पाता, जिसकी वजह से वो सभी आपस में बात करने लगते हैं।
अरे भाई, जहां भी ये छाते वाली जाती है हमारे कस्टमर हमारी दुकान छोड़कर इसके छाते खरीदने लगते हैं। अरे इसकी वजह से तो हमारा धंधा ही चौपट होता जा रहा है, इस तरह तो हम कभी कमाई नहीं पाएंगे। अरे और तो और, हम एक छाते को 500 रुपए में बेचते हैं और ये पागल औरत केवल 200 रुपए में छाता बेचती है। इसने तो हमारे मार्केट के रेट ही गिरा डाले हैं। हम लोगों को कुछ तो करना ही होगा। एक काम करते हैं, आज की रात चुपके से इसके घर पर पहुंच जाएंगे और इसे डराएंगे। देखना अगले दिन डर के मारे छाते ही नहीं बेचेगी। कह तो तू सही रहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो सभी रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही रात होती है वो सभी मिलकर ललिता के घर पहुंच जाते हैं। ललिता, ओ ललिता, दरवाजा खोल। अरे खोलती है कि नहीं? देख, अगर हमें गुस्सा आ गया तो तेरे घर का दरवाजा तोड़ देंगे। तभी ललिता दरवाजा खोलती है। अरे आप सभी इतनी रात के समय मेरा दरवाजा क्यों पीट रहे हो? क्या हुआ? अरे क्या हुआ है ये पूछ, क्या नहीं हुआ है? तेरी वजह से हमारा पूरा धंधा चौपट हो गया है। तेरी ये 2 कौड़ी के छातों की वजह से आज हमारे घर के बच्चे भूखे सो रहे हैं। देख, हम तुझे यहाँ समझाने आए हैं। अगर तूने हमारी काम में अपनी टांग अड़ाई तो तू सोच भी नहीं सकती कि हम तेरा क्या हाल करेंगे। हमारी बातों को अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लियो, समझी? ललिता को धमकाकर वो वहां से चले जाते हैं। तभी वहां राजीव आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, ये लोग कौन थे जो इतनी रात को हमारे घर पर आकर चिल्ला रहे थे? माँ, ये लोग इतनी बुरी तरह से चिल्ला क्यों रहे थे? कुछ नहीं बेटा, चलो अंदर चलो। ललिता अपने बेटे राजीव को खाना खिलाकर उस रात भूखे ही सोने की तैयारी में लग जाती है। धीरे धीरे घड़ी की सुइयां बढ़ती रहती हैं, लेकिन ललिता को पूरी रात नींद नहीं आती। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, माँ उठो, माँ सुबह हो गई है। देखो घड़ी में सुबह के 11 बजे और आप हो के उठने का नाम ही नहीं ले रही हो। क्या आपको आज छाते बेचने नहीं जाना? राजीव के कई बार उठाने के बाद भी ललिता नहीं उठती, क्योंकि वो रात भर उन लोगों की बातों को सोचती रही जिसकी वजह से उसे रात को अचानक हार्ट अटैक आया और वो नींद में ही मर गई। राजीव गांव के कुछ लोगों को बुलाता है, जिसके बाद गांव वाले राजीव से कहते हैं, बेटा, ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। इतना सुनते ही राजीव जोरों से रोने लगता है। माँ उठो ना माँ, ये आपको क्या हो गया है? गांव के सभी लोग मिलकर ललिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन अंतिम संस्कार होने के बाद भी ललिता की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो बहुत भयानक चुड़ैल बन जाती है। ऊपर वाले ने मेरी जान ले ली तो क्या हुआ? मैं अभी भी लकड़ी के छाते बनाकर बेचूंगी और अपने बेटे राजीव का ख्याल रखूंगी। चुड़ैल जंगल की लकड़ियों को इकट्ठा करती है और उनसे अपनी शक्तियों के द्वारा लकड़ी के छाते बना लेती है, जिसके बाद वो उन छातों को बेचने के लिए गांव में पहुंच जाती है। अरे अगर मैं इस रूप में छाते बेचूंगी तो कोई नहीं खरीदेगा, मुझे अपना रूप बदलना होगा। चुड़ैल उसी समय अपना रूप बदल लेती है, जिसके बाद वो छाते बेचने गांव में पहुंच जाती है। चुड़ैल धीरे धीरे करके सभी के घर जाकर अपने छाते बेच देती है, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब मैं इन पैसों को अपने बेटे के पास रख दूंगी। चुड़ैल उन पैसों को लेकर अपने बेटे के तकिए के पास उन सभी पैसों को रखकर वहां से चली जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, राजीव अपने पास इतने सारे पैसे देखकर अचंभित रह जाता है। अरे ये इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? बेटा, ये पैसे मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं, इनसे तुम अपनी आगे की पढ़ाई करना और अपना ख्याल रखना। अपनी माँ की आवाज सुनकर राजीव रोने लगता है, जिसके बाद वो उन पैसों से अपने लिए खाना और स्कूल की यूनिफॉर्म ले आता है। ऐसे ही हर रोज रात के समय चुड़ैल लकड़ी के छाते बेचती रहती है। एक दिन रात के समय जब चुड़ैल लकड़ी के छातों को बेचने गांव में पहुंचती है, उसे अपना रूप बदलते हुए महमूद देख लेता है, जिसके बाद वो सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और सभी गांव वाले अपने हाथों में मशाल जलाकर चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या, तुम सभी यहाँ क्या कर रहे हो? और ये तुमने हाथों में मशाल क्यों जला रखी है? ओहो, देखो तो सही, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी हमारे गांव में होकर हम ही से पूछ रही है कि हम क्या कर रही हैं। देख चुड़ैल, सीधी तरह बता दे कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है? गांव वालों के पूछने पर चुड़ैल उन्हें अपनी पूरी कहानी बताती है, जिसे सुनने के बाद महमूद, कबीर और आनंद वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। वहीं चुड़ैल की पूरी कहानी सुनने के बाद उर्मिला नाम की औरत चुड़ैल से कहती है, तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। हम गांव वाले मिलकर तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाएंगे और उन तीनों को पकड़कर पुलिस के हवाले करेंगे।
और यहाँ तक कि तुम्हारे बेटे राजीव का ख्याल हम गांव के सभी लोग मिलकर रखेंगे और उसे अच्छी शिक्षा भी देंगे। लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उर्मिला की ये बात सुनकर चुड़ैल रोने लगती है और रोते हुए उर्मिला से कहती है, अगर तुम लोग मुझे इंसाफ दिला दोगे और मेरे बेटे राजीव का ख्याल रखोगे तो मैं यहाँ फिर कभी नहीं लौट कर आऊंगी। मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद अगले ही दिन गांव के सभी लोग मिलकर उन तीनों को पुलिस के हवाले कर देते हैं और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाते हैं और राजीव का अच्छे से ख्याल भी रखने लगते हैं। ये सब देखकर चुड़ैल गांव छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। टन पेश है गर्मा गर्म पकौड़े फॉर यू माय डियर मदर इंडिया। क्या बात है, जिसके लिए उसका खुद का पेट पहाड़ है आज वो माँ के पकौड़े बनाकर लाई है। माँ, आप ही तो हमेशा कहती है कि मुझे खाना बनाना सीखना चाहिए, तो बस आज मैंने मौसम का बदला मिजाज देखकर पकौड़े तल दिए। अब बड़ाई करना बस भी कर और पकौड़े परोस तो सही। आराध्या प्लेट में पकौड़े परोसती है। जैसे ही सावित्री पकौड़े का पहला कौर अपने गले से नीचे उतारती है, उसकी आंखें आंसुओं से सराबोर होने के साथ उसकी जुबान से सी सी निकलती है। ईस, ये पकौड़े हैं या पनौती? अरे कितना तेज तीखी मिर्ची उड़ेली है, मिर्ची के मारे मेरी जुबान जल गई। उफ, ये मिर्च, गनीमत है इस पानी ने मेरी जान बचा ली, वरना तेरी तेज मिर्ची ने तो मुझे पार घाट पहुंचा ही दिया था। माँ, तिल का ताड़ बनाना तो कोई आपसे सीखे, जरा सी तो मिर्च है, मुझे देखो पल भर में ही सारे पकौड़े खा गई, मैं वो भी मिर्च की चटनी के संग। अरे तुझे कहाँ से मिर्च लगेगी भला, तेरी जुबान ज्वालामुखी जो ठहरी। गुजरते दिनों के साथ आराध्या की शादी की खातिर तन्मय नाम के लड़के का रिश्ता उसके परिवार समेत उनके घर चलकर आता है, जहाँ लड़के की माँ ज्वाला कहती है, अरे नमस्ते जी। जी जी आइए, मेरे घर में आप तीनों का तहे दिल से स्वागत है, बिराजिए। आराध्या बिटिया, अतिथियों के खातिर चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो भाई। आराध्या अपनी माँ के समझाए अनुसार उन तीनों का स्वागत सत्कार करती है, जिसके बाद दोनों परिवार आपस में बातें करते हैं और ज्वाला कहती है, बहन जी, आपकी बेटी के नैन नक्श तो बड़े ही तीखे हैं, एकदम कश्मीरी मिर्च की तरह। जी शुक्रिया सासू माँ, क्योंकि आपने मेरी तारीफ तेज तीखी मिर्च से जो की है। दिन, सप्ताह और महीने भर में तब्दील हो जाता है, जिसके साथ शादी की सुंदर बेला दोनों के घरों में दस्तक देती है। 7 फेरों के साथ आराध्या और तन्मय शादी के बंधन में बंध जाते हैं और शुरू होता है आराध्या के ससुराल का सफर। शादी की रात तन्मय आराध्या को तोहफा देता है। तन्मय, तुम्हें और कोई तोहफा नहीं मिला था क्या, जो तुम ये चाबी चॉकलेट उठा लाए? आराध्या, लड़कियां तो बड़े ही चाव से चॉकलेट खाती हैं, तुम पहली लड़की हो जो चॉकलेट देखकर नाक मुंह सिकोड़ रही हो। यस, बिकॉज ऑफ मुझे मीठा नहीं तीखा पसंद है। ये सुनकर तन्मय बुदबुदाते हुए कहता है, सुहाग रात पर भी स्पाइसी खाने की पड़ी है। तन्मय, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं बेबी, मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम्हारा ये स्पाइसी शौक बड़ा स्वीट है। अगले दिन आराध्या संध्या के साथ उठकर सारे कामकाज करके नहा धोकर रसोई घर का रुख करती है। आज मेरी पहली रसोई है, खाने में मिर्च मसाले का ऐसा तड़का लगाऊंगी कि सासू माँ से लेकर ससुर जी भी फैन हो जाएंगे। इसके बाद आराध्या खाना बनाना शुरू करती है और तकरीबन 2 घंटे बाद शुक्र है खाना तो तैयार हो गया, अब बस तीखा तड़का लगाना बाकी है, जल्दी से बारीक मिर्ची काट लेती हूँ। आराध्या जैसे ही दाल में तड़का लगाती है, मिर्च की छांक से सभी छींकते हुए बाहर आते हैं। अरे बहू, ये क्या छौंक है, कैसा है? अरे आराध्या, ऐसा भी क्या बना रही हो जो पूरे घर में मिर्च की महक उठ गई है? दोनों बाप बेटे सुबह सवेरे मेरी बहू के पीछे पड़ गए। एक तो बेचारी ने इतने शौक से खाना बनाया है, बहू तू खाना सर्व कर। इतने हम तीनों फ्रेश होकर आते हैं। तीनों खाने की टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। जैसे ही खाने का कौर बहादुर और तन्मय के गले से नीचे उतरता है, उनकी जुबान से जोरदार चीख निकलती है। अरे मर गया रे, अरे भगवान पानी पकड़ाओ। अरे अरे पिताजी, इस पानी की जरूरत आपसे ज्यादा आपके बेटे को है। उफ, उफ, ये मिर्ची, हाय हाय ये मिर्ची। दोनों बाप बेटे पानी पीकर गहरी सांस भरते हैं और बहादुर बोलता है, अरे बहू, ये सब्जी है या जहर? इतनी तेज मिर्ची कौन खाता है? अरे जुबान जल गई, मिर्च के मारे मेरे कानों से तो धुएं का धमाका हो रहा है। तुम दोनों बाप बेटे की जुबान 2 घड़ी बंद नहीं रह सकती। अरे खाने में मिर्च मसाले ही नहीं होंगे तो खाना मजेदार कैसे बनेगा? तुम्हारा बस चले तो तुम मिर्च का बागान बना दो। तू इनकी फिक्र मत कर, एकदम मस्त मजेदार खाना था। ये ले तेरा शगुन, हम दोनों का खान पान इतना मेल खाता है, बहू को भी तीखा पसंद है और मुझे भी। तेज मिर्ची होने के चलते बाप बेटे अधूरा खाना खाकर दफ्तर चले आते हैं। गुजरते समय के साथ सास बहू के तीखा खाने की आदत बेहद बड़े तख्त पर पहुंच जाती है। सासू माँ, रसोई में कोई भी साग सब्जी नहीं है, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। मगर वो कैसे माँ जी? अरे बहू, साग सब्जी लाने बाजार जाना होगा, बहुत दिन हो गए तीखा खाए। आज दोनों सास बहू जी भरकर तीखे का तड़का लगाएंगी। दोनों सास बहू बाजार जाती हैं, जहां गोलगप्पे देखकर वो कहती हैं,
ये गोलगप्पे देखकर तो मेरा जी ललचा रहा है। वैसे भी पुरनिये कह गए हैं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। दोनों सास बहू गोलगप्पे वाले के पास आती हैं और आराध्या कहती है, अरे ओ भाई साहब, जरा गोलगप्पे खिला दो। अरे काहे नहीं बहन जी। गोलगप्पे खाते हुए वो बेबाक बिगड़ा मुंह बनाकर कहती है, अरे गजोधर, ये गोलगप्पे हैं कि गुड़ गोबर? पानी तो एकदम विधवा प्रतीत हो रहा है, ना रंगत है ना मिर्च। अरे गोलगप्पा का मजा तो तब आता है जब मिर्च मसाले हो। गोलगप्पे कैसे बनाते हैं हम बताते हैं। आराध्या और ज्वाला गजोधर के गोलगप्पों में मिर्च मिलाकर एक दूसरे को सर्व करती हैं। गोलगप्पे का मजा तो तब आता है जब गोलगप्पे तीखे और मिर्च से भरे हों। देखते ही देखते दोनों सास बहू गपागप अनगिनत गोलगप्पे खाती हैं। ऐसे ही जब कभी सास बहू साथ में बाजार जाती तो अक्सर मिर्चदार मोमोज, गोलगप्पे जैसी तीखे चीजों का चयन करती थी। एक सप्ताह बाद, माँ जी, आज अचानक मुझे मोमोज खाने का बड़ा मन है। इसमें सोच विचार करने की क्या बात है बहू? आज हम रात के खाने में मोमोज और ग्रीन चिली की चटनी बना लेते हैं। दोनों सास बहू एक साथ रसोई घर का रुख करती हैं। तभी उनके पति टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। अरे बहू, अब तक तुम सास बहू का खाना नहीं बना क्या? खाना तैयार है। अरे ये क्या सቤतों का खाना बनाया है? ये चंगेजी चाइनीज खाएंगे हम क्या? देखो जी, इस मोमोज के सिवा हमने और कुछ नहीं बनाया। एक बार ये मोमोज खाकर तो देखो, मजा आ जाएगा। कोई चारा न बसने बेचारे बाप बेटे सिसकते हुए जैसे तैसे एक आधे मोमोज खाते हैं। गुजरते समय के साथ तीखे खाने से उनके पति पूरी तरह परेशान होकर एक रोज कहते हैं, अरे प्रतिदिन के साथ इन दोनों सास बहू के मिर्च मसाले का सेवन बढ़ता जा रहा है। हाँ पिताजी, हमको कुछ करना होगा जिससे कि सांप में मर जाए और लाठी भी न टूटे। एकाएक तन्मय की जुबान पर जोलो चिप्स का नाम आ जाता है। वो 2 पैकेट ऑर्डर करता है। माँ, आराध्या, यहाँ तो आना। हमें बुलाया? अरे आप दोनों को तीखा खाने का बड़ा शौक है ना? अरे बेशक, तीखापन ही तो खान पान की जान है। ये लीजिए, इन पैकेट के अंदर जोलो चिप्स हैं जो बहुत तीखी हैं। अगर आप दोनों ये चिप्स खत्म कर देती हैं तो हम आपके तीखे खाने पर अपना बोलबाला बंद कर देंगे। अगर हम बाप बेटे ये शर्त जीत गए तो तुम सास बहू को ये तीखा खान पान ताउम्र के लिए छोड़ना होगा। हमें मंजूर है। जैसे ही दोनों सास बहू मिर्च से सराबोर चिप्स को खाती हैं, वो स्तब्ध रह जाती हैं। अरे बेटा, ये सास बहू इतनी शांत क्यों है? ये तूफान से पहले की शांति है पिताजी। तन्मय, प्लीज पानी दे दो। अरे रे, ये चिप्स है कि जहर? अरे गर्दन और जुबान ज्वालामुखी के जैसे जल रही हैं। मिर्च के मारे दोनों सास बहू के रूप की रंगत का काया पलट हो जाता है। दोनों जग भरकर पानी पीती हैं। कुछ देर बाद, अब पता चला तेज तीखे मिर्च का मजा। अजी हमें माफ कर दो, तेज तरार मिर्च ने हम सास बहू की बेअक्ली के पर्दे खोल दिए। हाँ ससुर जी, अब से स्पाइसी खाना बंद। इस तरह अंत में स्पाइसी खाने वाली सास बहू को जोलो चिप्स के जोरदार मिर्च से सबक मिल जाता है, जिससे उनका तीखा खाने का स्वाद साधारण खाने में शुमार हो जाता है। रात के घनघोर अंधेरे में 2 चुड़ैलों का साया अजमल खां गांव में घुस आता है। सभी इस समय नींद में हैं। ये सही मौका है हाथ साफ करने का। और ये मंदबुद्धि चुड़ैल ज्यादा शोर मचाएगी तो चील कौवे हमारे चारों ओर मंडराने लगेंगे। फिर गांव वालों को शक हो जाएगा कि हम यहाँ चोरी के इरादे से आई हैं। वो दोनों चुड़ैल सिर से पांव तक सोने के गहनों से लदी हुई थी। फिर वो चुड़ैल एक खिड़की के अंदर झांकते हुए कहती है, अरे ओ मेरी सड़ी गली खोपड़ी वाली बहू, वो देख, तिजोरियां नजर आ रही हैं। जरूर इसमें सोने के जेवरात होंगे। फिर देरी किस बात की सासू माँ? दोनों चुड़ैल खिड़की से अंदर घुस आती हैं, जहां बिस्तर पर कादम्बरी गहरी नींद में सोई हुई खर्राटे मार रही थी। सासू माँ, इसके खर्राटे तो हमें चैन से चोरी ही नहीं करने देंगे। चुड़ैल जैसे ही तिजोरी खोलती है, उसमें अनेकों चमचमाते सोने के गहने भरे होते हैं। आज तो हम सास बहू चुड़ैलों की लॉटरी ही लग गई। एक साथ इतना सारा सोना तो मेरी आंखों में ही नहीं समा रहा। चुड़ैल सोने के सिक्कों की चोरी करके हवा के झोंके के साथ उड़ती हुई अपने टूटे फूटे खंडहर पड़े घर में आती है, जहां सभी कोने में मकड़ियों के जालों के साथ चमगादड़ की टोली शोर मचा रही थी। घर के अंदर एक बड़ा सा संदूक रखा होता है। अरे ओ चुड़ैल, अपना नाच प्रदर्शन बाद में करना। जल्दी से इन गहनों को संदूक में छुपा दे। सासू माँ, ये सोने का 9 लाख का हार तो मुझे भा गया है, पहन कर देख तो लो। ये सुनकर कोकिला चुड़ैल उसको जोरदार कंटाप मारकर कहती है, मेहनत करूं मैं और फल खाए तू। अरे दादा, कैसी कट्टर सास है मेरी। सोने के पीछे अपनी हीरे जैसी चुड़ैल बहू को बेरहमी से सूद डाला। अगली सुबह कादम्बरी घर का बिखरा हाल देखकर चौखट पर बैठी छाती पीटते हुए कहती है, अरे दादा, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। गांव के सभी लोग कादम्बरी के पास आकर कहते हैं, अरे क्या हो गया कादम्बरी मौसी, क्यों सवेरे सवेरे गला फाड़ रही हो?
का बताए महेश बिटवा, कल रात न जाने कौन निपुत्रा चोर हमरे घर में घुसकर चोरी कर गया, सारे सोना लूट ले गया, आग लगे ओके। सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन हर दिन के साथ गांव में सोने की चोरी की वारदात बढ़ती ही चली जा रही थी। एक रात दोनों चुड़ैल गांव में कदम रखती हुई कहती हैं, आज कौन से घर पर धावा बोलना है सासू माँ? बहुरिया, ये मोटे पेट वाला तो वही सुनार है ना, जिसकी सोने की दुकान गांव से बाहर है। हाँ, ये सुनार बहुत माला माल है, क्यों ना आज इसको कंगाल बना दे। दोनों चुड़ैल अंदर घुसकर पूरे घर को छानबीन करने लगती हैं। सासू माँ, पूरा घर छान मार लिया, एक भी सोने का गहना नजर नहीं आ रहा। अरे सही से देख आलसन चुड़ैल, जरूर इस सुनार ने किसी खुफिया जगह सोने के गहने छुपाए होंगे। दोनों चोर चुड़ैल की निगाह दीवार की ताजी सीमेंट पर जाती है। इतना आलीशान घर में आखिर ये दीवार इतनी गीली क्यों है? जरूर इस सुनार ने वहाँ खुफिया तिजोरी बनाकर सोना छुपाया है। चुड़ैल अपने जादू से उस दीवार को खोदती है। वो दोनों चुड़ैल देखती हैं कि वहाँ पर सोने का भंडार है। दोनों चुड़ैल सारा सोना बाहर निकालती हैं। अरे सासू माँ, बुढ़ापे के साथ आपकी अकल भी घटती जा रही है, जल्दी करो, अगर ये सुनार जाग गया तो हमारा शिकार कर डालेगा, पकड़ी जाएंगे हम। दोनों चुड़ैल सोने के जेवर को बटोर कर अपने खंडहर घर में आकर उन्हें संदूक में रखकर कहती हैं, आखिरकार हमारी हर दिन की चोरी रंग ले आई। चुड़ैल सास बहू की टोली अजमल खां गांव में सबसे अमीर हो चुकी है। मेरी मंदबुद्धि चुड़ैल बहू, भले ही तू सोने के पीछे थोड़ा लालची है, पर है तू बड़े काम की चीज। हमने उस सुनार को अच्छा चकमा दिया। कहावत नहीं सुनी आपने, 100 सुनार की एक लोहार की। दोनों चोर चुड़ैल सोने से भरे संदूक पर पसर कर पूरी रात बतियाती हैं। कुछ घंटे गुजरने के बाद सवेरा होते ही सूरज आसमान में चढ़ आता है। अरे ये रात कब होगी? सूरज डूबेगा तभी तो रात आएगी ना सासू माँ। सूरज डूबने के साथ चांद आसमान में उजागर होता है। वो पूर्णिमा की रात थी। चांद अपने पूरी रोशनी में था, जो पूरे अजमल खां गांव पर अपनी चमक उजागर कर रहा था। एक तो एकदम अजोरिया रात है, हवा भी एकदम मस्त चल रही है। अब तो मैं द्वार पर ही खटिया बिछाकर सोऊंगा। जहां पूरा गांव नींद में था, वहीं दोनों चुड़ैल स्वर्णा के घर सोने की चोरी कर रही थीं। अरे ओ मूर्ख सासू माँ, सारा सोना आज ही हजम करने की ठान कर आई हो क्या? चलो। हाँ, चल चल चल। चोर चुड़ैल दबे पांव जमीन पर चलने लगती है। तभी उनके पांव में बंधे सोने की पायलों की छम छम गांव में गूंज उठती है कि अचानक सूरज की आंख खुलती है। अरे ये कौन आधी रात घुंघरू छनका रहा है? उसकी नजर कंधे पर पोटली धरे भाग रही चुड़ैल पर जाती है। अरे बाप रे, सोने के इतने आभूषण अजमल खां गांव के तो भाग चमक गए। साक्षात लक्ष्मी मैया दर्शन देने आ गईं। नींद में होने की वजह से सूरज को सब कुछ धुंधला दिखाई पड़ रहा था। फिर जैसे ही वो आंखें मलता है, चुड़ैल को देखकर कहता है, अरे दादी, ये तो चुड़ैल है। अरे इसका मतलब गांव में हो रही सोने की चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये चुड़ैल है। सुबह होते ही वो गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है। सूरज, हमें यहाँ क्यों बुलाया है? अरे मुंह में दही जमा लिया है का? कुछ बोलते का है नहीं? अरे गांव में सोने की चोरी करने वाले का पता चल गया। वो चोर किस गांव का रहने वाला है, बता सूरज। अरे वो जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा है। अरे 2-4 चुड़ैल ही सभी के घरों में सोना चुरा रही हैं। तो एक चुड़ैल मुझको सुनार से भिखारी बना गई। तेरी, जैसे पुराने जमाने में लोग घर के जमीन में सोना गाड़ कर रखते थे, हमको बचे हुए सोने को घर की जमीन में गाड़ना होगा। आज रात वो चुड़ैल चोरी के मंसूबे से दोबारा जरूर आएगी। आने दो उसे। सभी गांव वाले चुड़ैल को आता देख घरों की छत पर कुछ पेड़ों के पीछे तो कुछ पेड़ों के ऊपर छुप जाते हैं। तभी चुड़ैल कदम रखकर कहती है, आज एक बार में ही सारे सोने की सफाई करके ही जाएंगे। लेकिन आज सभी घर खाली क्यों हैं और इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ? चुड़ैल गांव के प्रत्येक घरों को छान मारती है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता। लगता है ये गांव वालों की कोई चाल है। दोनों चुड़ैल विशाल अवतार धरकर मुंह से आंधी उगलने लगती। गांव का माहौल एकदम भयानक होने के साथ आसमान एकदम लाल हो जाता है। सभी पेड़ बेधड़क गिरने लगते हैं कि गांव के लोग बाहर निकलकर कहते हैं, रुक जा चुड़ैल, बस बहुत हुआ। इस गांव का सारा सोना हड़पकर पहले ही अजमल खां के लोगों को गरीब बना चुकी है। अब क्या लेने आई हो?
हम जानते थे कि ये तुम्हारी ही साजिश थी। सोना चुराने का बड़ा शौक है ना तुम चुड़ैलों को। आज सोना खिलाकर तुम्हें मौत के घाट उतारता हूँ। कोई फायदा नहीं होने वाला। दोनों चुड़ैल बौखलाकर सभी को इधर उधर फेंकने लगती हैं। हम हार नहीं सकते, इन चुड़ैलों को मशाल की लौ से घेरना होगा। उठो गांव वालों, ये समय कमजोर पड़ने का नहीं है। सभी मशाल की लौ से चुड़ैल को गोल घेरे में कैद करके कहते हैं, बता क्यों कर रही है तू सोने की चोरी? बताती हूँ, हम दोनों सास बहू हैं। अकाल मृत्यु के बाद हमारी आत्मा मुक्त नहीं हो सकी। हम धरती पर दर दर भटकने लगी। एक दिन हम भूख से चटपटा रही थी तो हमारी नजर इस गांव की एक औरत पर पड़ी जिसने सर से पांव तक सोने के जेवर पहने थे। हमने उसके जेवर छीनकर उसे खाकर अपनी भूख मिटाई। और फिर चमचमाते सोने के जेवर पहनना हमारा बड़ा शौक बन गया, इसलिए हम सोने की चोरी करने लगे। आज हम तुम्हारी कहानी खत्म कर देंगे। नहीं रुको, हमको मत जलाओ, हम तुम्हारा सोना लौटा देंगे। हम भला एक चुड़ैल का यकीन क्यों करें? हमें सिर्फ सोने के गहनों का लालच है। अजमल खां गांव से 2 कोस दूर एक खंडहर है। उस घर के संदूक में तुम सभी के जेवर पड़े सुरक्षित हैं। हम वादा करती हैं, इस गांव से कहीं और चली जाएंगी। गांव वाले चुड़ैल को रिहा कर देते हैं और सवेरे चुड़ैल के दिए पते पर पहुंचकर सोने से भरे संदूक को अपने गांव ले आते हैं, जिसमें चोरी का सारा सोना जब्त था। सभी के सोने उन्हें मिल जाते हैं और एक बार फिर गांव सुखद तरह से रहने लगता है।